वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पर्यावरण की सीरीज में। कल हमने 25 प्रश्न देखे थे, उसी के आगे हम अगले अन्य 25 प्रश्नों को देखते हैं जो आपके पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के साथ हमारा पहला प्रश्न है कि अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्यों आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्यों को आधारित होना चाहिए, नहीं करिकुलम की बात कर रहा है, ठीक है, पर्यावरण के अध्ययन के लिए। तो यहाँ पे जो ये देना है, इसके सामने यहाँ पे ये बीच में जगह खाली है, यहाँ पे इन्हीं विकल्पों में से एक को भरना है। इस तरह से थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये। कठिन का मतलब आपको बार बार सेट करना होगा, तब जाके आप कर पाएंगे। लेकिन इसका जो सही उत्तर है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पर्यावरण के, अब यहाँ पे के साथ के बारे में माध्यम के लिए, ऐसा नहीं होगा। पर्यावरण के यहाँ पे होगा आपका के बारे में लर्निंग होगी एनवायरनमेंट की, ठीक है। पर्यावरण के यहाँ पे देखिए पर्यावरण के लिए लर्निंग होगी और पर्यावरण के साथ लर्निंग होगी। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप देखें तो पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से लर्निंग, पर्यावरण के लिए लर्निंग, जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रोत्साहन करना, विविधता को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें शामिल की जाती है। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चले तो प्रश्न नंबर 27 है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा और छात्रों ने देखा कि कुछ फूल ऐसे हैं जो खिले नहीं हैं। उन्हें निर्देश दिए गए, यानी छात्रों को निर्देश दिए गए कि वो पौधों को प्रतिदिन देखें और क्या देखें उसमें कि कितने दिन में उसमें बहार आती है, यानी फूल खिलते हैं। और यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाह रहा है, यानी बच्चों को क्या सिखाना चाह रहा है या बच्चों में क्या डेवलपमेंट चाह रहा है। विकल्प को देखिए, प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज कराने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासता, ठीक है, यहाँ पे जिज्ञासुता लिखी है, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे को देखना और फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसके सही उत्तर को आप चुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो दो चीज महत्वपूर्ण होती है। लर्निंग की बात हो रही है तो प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करना, क्योंकि आप बार बार देखेंगे तभी उसके प्रोग्रेस को आप समझ पाएंगे जब उसके आंकड़ों को दर्ज करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सीखना भी एक प्रक्रिया है और बच्चों के अंदर जिज्ञासा होगी, तो ठीक है, जिज्ञासा के माध्यम से ही लर्निंग होती है, तो ये तो सही है अभी। अब यहाँ पे सी वाला विकल्प है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे को देखना। प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, अजूबा नहीं है कह सकते, साइंस के पीछे चलेगा, हालांकि सब चीज ही अजूबा लगेगा। तो ये यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप आंकड़े दर्ज कर रहे हैं, जिज्ञासा को देख रहे हैं। और डी वाला है कि फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। आनंद लेना तो ठीक है, लेकिन लर्निंग प्रमुख है। तो यहाँ पे आप ऊपर के दो विकल्प को ही सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ए और बी। तो इस हिसाब से आपका जो विकल्प सी है वही सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ट्रैफिक स्थल पर चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते, ठीक है, और एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? अब यहाँ पे विकल्प देखिए, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित चीजों को बताना चाहती है, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, यानी कि जो एक तो होता है रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक से प्रयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। ये सारी बातों में से क्या दिखाना उद्देश्य हो सकता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ट्रैफिक सिग्नल पे जब इस तरह से बात हो रही है कि लोग इंजन नहीं बंद करते, ठीक है, तो वायु और ध्वनि प्रदूषण होता ही होता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अनवीकरण साधनों को समझदारी से उपयोग करना आवश्यक है, अगर बंद कर देंगे तो उसका उपयोग समझदारी से होगा, तो यहाँ पे ये मैसेज भी साथ में निहित है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग भी हो रहा है और ठीक है, सरकार इसे रोकने के लिए, अब देखिए यहाँ पे तीनों सही है, ए बी सी, एक चीज देखिएगा, ए बी सी, ए डी और ए बी सी, यानी कि या तो ए विकल्प सही होगा या तो डी। अब डी वाला विकल्प देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, ये है, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। देखिए ऐसा कुछ इसमें ऐसा सच कहा नहीं गया, तो आप अपने मन से निष्कर्ष भी नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि कक्षा में बचाना चाह रही है कि सरकार इसको रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, तो यहाँ पे सी भी सही होगा, डी भी, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः आप सी को ही मारेंगे क्योंकि इस तरह से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इस तरह का विवादित रहता है प्रश्न, लेकिन आपको थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलेंगे तो एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों के पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकती है या करते हैं, उस पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है?
ठीक है। अब जो पर्व के दौरान सुसज्जित करने का स्थानीय पदार्थों का उपयोग किया था, यानी कि जो सजाने के लिए उपयोग किया था, उसमें उससे संबंधित ये है। तो छात्रों को रचनात्मकता में वृद्धि करना है, वहाँ पे स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना है। सी है कि स्थानीय विक्रेता की सहायता करना है। और अंतिम वाला विकल्प है कि साझा करना, कि ये वस्तुएं सस्ती होती हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। छात्रों को रचनात्मकता क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, कला संस्कृति का भी ज्ञान होगा, स्थानीय विक्रेता की भी सहायता हो जाएगी और वस्तुएं भी सस्ती मिलेंगी साझा करने पर। तो यहाँ पे चारों विकल्प सही होंगे। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा करता है या कर सकता है? विकल्प को देखिए, दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, और डी है कि क्रम निर्धारण मापनी, यानी कि रेटिंग स्केल। अब यहाँ पे आप देखें तो इसमें जो पीछे का प्रश्न था उससे थोड़ा सा सरल पड़ जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको चुन लेना है। और इसका है दृष्टांत अभिलेख, क्योंकि पर्यावरण के अध्ययन के विद्यार्थियों को आकलन का मतलब है कि जो आंकड़ों को देखेंगे, इकट्ठा करेंगे और उनका आकलन करेंगे, जो कि सबसे उपयुक्त तरीका है पर्यावरण अध्ययन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं, इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? देखिए ये प्रश्न उठाया गया पेपर से। कल जो हमने प्रश्न कराया था, आपको टैपियोका याद होगा, ठीक है, केरल से पाया था, उसके बारे में बहुत चीजों को जाना था। तो इस तरह के प्रश्न आपको बार बार मिलते हैं, इसका उत्तर ए ही सही होगा। चलिए अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ और डिटेल भी बता देते हैं। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में टैपियोका, चावल और नारियल प्रमुख फसलें हैं वहां की, ठीक है, टैपियोका, चावल और नारियल। अब यहाँ पे अगर गोवा दिया है तो गोवा की बात करें तो गोवा चावल और नारियल के लिए फेमस है। असम की अगर बात करें तो असम चाय और चावल के लिए। और आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख फसल है जो फेमस है यहाँ पे दिया है, उसकी बात करें तो ये है आपका तंबाकू के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है, उसमें अंडे देती है, ठीक है। विकल्प देखिए यहाँ पे है कि इंडियन रॉबिन है, सनबर्ड है, टेलर बर्ड है और वीवर बर्ड है, ठीक है। वीवर भी इसको बोल सकते हैं, हिंदी में भी वही बोला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए इसका सही विकल्प आपको मैं बता दूं तो इसका जो विकल्प है वो वीवर बर्ड ही है, ठीक है। रॉबिन बर्ड की बात करें तो ये इसको कलचिड़ी भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये क्या करते हैं, घास जो घोंसला होता है घास का बनाती है, टहनी, जूट, ऊन, बाल, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये लोग अपना जो है घोंसला बनाते हैं और पत्थरों के बीच में भी अपना घोंसला ये लोग बना सकते हैं। सनबर्ड की बात करें, सनबर्ड से एक बार प्रश्न आया था कि ये क्या करते हैं कि ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। घोंसला क्या करते हैं कि बाल जैसे बारीक बारीक तिनकों को इकट्ठा करते हैं और उनको जो है इकट्ठा करके अपना थोड़ा सा बनाते हैं घोंसला। और टेलर बर्ड की बात करें तो ये पत्तों के बीच में बनाती है, दो पत्तों को ऐसे अपने गांव में अगर होंगे तो देखा होगा, ये उनको सिल कर उनके बीच में अंडा देने का प्रयास करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है, ठीक है। यह यहाँ पे है कि भैया व्यक्ति रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है, मतलब कौन सा रोग हुआ है, अमीनिया से पीड़ित है, अनीमिया से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मलेरिया से पीड़ित है या मियादी बुखार से पीड़ित है, ठीक। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आप देखेंगे कि जो चीजें दे रहा है, सब्जियां दे रहा है, आंवला दे रहा है, गुड़ दे रहा है, तो आयरन वगैरह इन सब चीजों में बहुत पाया जाता है, हरी सब्जियों में तो खासकर पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है अनीमिया से पीड़ित है, यानी कि इसको जो है आयरन की कमी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 34 की तरफ चले तो ब्रॉन्ज यानी कांसा एक मिश्रित धातु है, सभी जानते हैं। इसके घटक कौन कौन से, यानी कि किन किन वस्तुओं से मिलकर ये बना होता है? विकल्प देखिए, सीसा दिया है और टिन दिया है यानी कि लेड, कॉपर दिया है और टिन दिया है यानी कि टिन है ही, कॉपर दिया है और जिंक दिया है यानी कि जस्ता और तांबा, और डी दिया है कि एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन, तीन चीजें मिला दी इसने। लेकिन विकल्प इसका जो सही होगा आपको मैं बताऊं, इसका बी विकल्प सही होगा, कॉपर और जिंक, ठीक है। कॉपर जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो कांसा एक मिश्र धातु है और इसके प्रमुख घटक कॉपर है यानी कि तांबा भी है और टिन है, ठीक है। यानी कि कॉपर तांबा एक ही है, और तांबा और मतलब कॉपर कहिए या तांबा कहिए, तो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। और ये बहुत पुरानी धातु है, बहुत अनादिकाल से, यानी कि जब से मेटल का प्रयोग किया जा रहा है उन सब में सबसे प्रमुख धातुओं में से एक है ये, ठीक है। बर्तन बनाना, मूर्तियां बनाना, इन सब सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। आपने
लुप्त मोम विधि देखी होगी, उस एक मूर्ति बनाने की प्राचीन समय में, उसका भी ये देखी क्या होगी, पढ़ा होगा, उसमें भी उस मूर्ति को बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 35 पे आए तो किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसने कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। करंट का प्रश्न है, बीच में आ गया, हालांकि एनवायरमेंट से संबंधित है, तो इस कारण से चलिए इसको देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा 2001, इसमें ज्यादा कुछ करने लायक नहीं है। भूकंप के बारे में आपको बता देते हैं, भूकंप से संबंधित प्रश्न आ सकता है। भूकंप जो पृथ्वी पर झटके लगते हैं उन्हीं को भूकंप कहते हैं। इसको रिक्टर स्केल से नापते हैं। इसकी तीव्रता 0 से 10 तक हो सकती है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से घातक होता चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बोले तो यहाँ पे जो रिक्टर स्केल गहनता और तीव्रता इसकी नापी जाती है, एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था मरकैली, ठीक है, इन्होंने ही बनाया था, इनके नाम पे ही जो है ये जाना जाता है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला हमारा प्रश्न है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी कि शिमला, यानी कि दिल्ली और शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो पहले अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से शिमला अगर आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, मैप प्रयास करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए, चलिए जगह कम है, ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे करके ना, तो यहाँ पे आधा इंडिया तो बना ही लिया, तो दिल्ली यहाँ कहीं है। अब ये बात कर रहे हैं हिमाचल की ऊपर आ जाएगा और भोपाल यहाँ नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए तिरछा है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ में हो जाएगा और ये इसके जो है दक्षिण में हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो विकल्प सही है वो होगा नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ये देखिए ये वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल भ्रमण करना चाहता है और उसके पश्चात गांधीनगर जाना चाहता है, ठीक है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो वही चीज है, हिमाचल जैसे शिमला हो गया, यहाँ पे थोड़ा फिर से पेन लेते हैं, हिमाचल प्रदेश ऊपर हो गया यहाँ पे ऊपर, उसके बाद ये बोल रहा है कि भोपाल जाना चाह रहा है, नीचे से तिरछा आएगा, ठीक है, उसके बाद बोलता है कि उसके पश्चात गांधीनगर जाना चाहेगा जो थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो अब इसकी दिशा क्या होगी? दिशा इसकी देखें तो पहले तो ये दक्षिण जाएगा, ठीक है, ये देखिए यहां से नीचे आया, दक्षिण दिशा में लगभग आया। उसके बाद अगर आप देखें तो दक्षिण के बाद ये थोड़ा सा पश्चिम की ओर, यानी कि पश्चिम ही कहें, एग्जैक्ट ऐसे दाएं बाएं नहीं होगा, थोड़ा सा घूम के आ रहा है तो ऐसे ही होगा। तो दक्षिण और पश्चिम क्या हमारे पास है? यहाँ पे विकल्प में देखें तो ये है दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर। सिंपल सा था ये, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, थोड़ा सा मैप अगर आपको याद रहे तो ऐसे प्रश्नों में आपको करने में कठिनाई नहीं होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि हमारे देश के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट के अरब सागर से लगती है? ध्यान दीजिए, समुद्र तट मात्र की बात नहीं है, अरब सागर की बात है। विकल्प देखिए, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, पुदुचेरी है और पश्चिम बंगाल है। तो अगर आप देखें तो इसमें सभी जो है लगभग आप देखेंगे कि लगभग समुद्र तल से लगते हैं, समुद्र तट से लगते हैं, तल से नहीं। और इसमें जो अरब सागर की बात करें तो यहाँ पे आपका कर्नाटक आएगा। अरब सागर से बात करें तो यहाँ पे जिन जिन राज्यों की समुद्र की सीमा लगती है आप देखेंगे उसमें गुजरात आता है, दमन दीव आता है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। इस तरह से नाम आपको याद रहने चाहिए। प्रश्न नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे क्या बोलते हैं? चिराओ कहते हैं, कहाँ के लोग के द्वारा किया जाता है, यानी कि कहाँ के लोगों का नृत्य है चिराओ? असम, उड़ीसा, मिजोरम या झारखंड? तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और इसको ज्यादातर, जैसे हमने देखा था कल भी इस तरह के सवाल देखे थे और आते भी हैं पेपर में, कि जो मिजोरम में फसल पकने के बाद गांव के लोग इकट्ठा होकर इस त्योहार को मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? चिराओ लोग नाचते हैं, ठीक है, और इसमें जमीन पर बांस की डंडी को लेकर पीटते हैं, उसी के बीच में ये लोग नृत्य करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि उस महिला व्यायामी यानी खिलाड़ी का नाम बताइए जो 12 वर्ष की आयु से ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था जिसने, और 130 ग्राम तक वजन उठाया था, यानी 130 किलो तक वजन उठाया था और सफलता प्राप्त करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते थे। खैर ये जो सवाल है इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं क्योंकि करंट का प्रश्न है। आगे 42वां नंबर का सवाल है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ जो स्पाइसेस हैं कौन सा केरल में उगाया जाता है, कुल मिला के ये कहना चाहता है। देखिए विकल्प देखिए, काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च, इलायची। लग रहा है जैसे मसाले बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे देखिए तो जो विकल्प आपका सही होगा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये होगा तेज पत्ता और काली मिर्च और इलायची। इलायची की पहाड़ी आपने सुनी है ना, काली मिर्च स्पाइसेस का और तेज पत्ता, ये चीजें यहाँ पे उगाई जाती हैं।
इलायची को केरल में उगाया जाता है और केरल हमेशा समृद्ध और विदेशी मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पे काली मिर्च वेनिस जो इलायची है पूरे विदेशों तक ही जाते रही है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने पर्यावरण को निम्नलिखित में से किस ढंग से देखता है, ठीक है, यानी कि पर्यावरण के संबंध में अगर बच्चा देखे तो वो ईवीएस को किस ढंग से देख पाएगा। विकल्प को देखिए, उसे पृथक रूप से देखता है, समग्र रूप से देखता है, साधारण रूप से देखता है और उसके थीम के रूप में देखता है। देखिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज समझिएगा कि जो विकल्प बच्चा क्या, एक तो होता है करिकुलम, करिकुलम किस आधार पे है तो वो तो थीम के आधार पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, सिलेबस वगैरह के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन बच्चा कैसे देखता है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, तो वो इन होलिस्टिक मैनर में देखता है, ठीक है। और इस चीज को अगर आप ध्यान दें तो जो 2005 की शिक्षा नीति थी, जिसकी जो करिकुलम था 2005 के हिसाब से, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के उद्देश्य इस पर निर्धारित किए गए थे, ठीक है। तो बच्चा अगर पूछा जाए कभी तो ये दोनों को अंतर समझिएगा। यहाँ पे जो आपका होगा बी होगा, इन होलिस्टिक मैनर। प्रश्न नंबर 44 की तरफ चलते हैं कि ईवीएस के पाठ्य चर्चा की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है, यानी कि किस आधार पर बनाई गई है ईवीएस का जो करिकुलम है। टॉपिक के आधार पर यानी कि विषय वस्तु, बी है सिलेबस, सी है थीम के आधार पर, अथवा डी बोलता है कि भैया दोनों के हिसाब से, टॉपिक और सिलेबस दोनों के हिसाब से। तो अब यहाँ पे आप देखें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगले पीछे इसके पहले जो प्रश्न कराया था वहीं पे बताया था भैया थीम के आधार पर बताया जाता है। अच्छा वो 6 थीम है कौन सी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उन थीम के बारे में भी हमने पहले चर्चा किया था ना, तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब थीम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस प्रकार है, परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी और यात्रा, और अंतिम में जो चीजें हम बनाते हैं या फिर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी थीम जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखिएगा कई बार इस पे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 और कक्षा 5 तक, मतलब 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय या कॉन्सेप्ट के रूप में देखना है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करते हैं। समझ रहे, जोड़ने की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड करते हैं। विकल्प देखिए, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के रूप में, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और भाषा एवं गणित के रूप में, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण रूप में, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा के रूप में, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाओं के रूप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सीधा सा स्पष्ट उत्तर होगा विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के रूप में, ठीक है। यहाँ पे भाषा और गणित के रूप में नहीं देखा जाता, यहाँ पे भाषाएं दोनों जगह देखिए ऊपर नीचे रख दिया है, तो इस कारण से जो ये वाला विकल्प है वो गलत होता जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है, ठीक है। ईवीएस को हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएं तो उसका लक्ष्य क्या होगा। विकल्प को देखिए, ईवीएस के विभिन्न संप्रत्ययों यानी प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषा विकसित करना, यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं भैया आप क्या करेंगे कि वेरियस कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को ही बताएंगे। बी बोलता है कि भाई अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना, ठीक है, अपना मतलब खुद का अन्वेषण करना, पर्यावरण के हिसाब से अन्वेषण करना, उसके लिए उनको प्रॉपर टाइम देना, स्पेस देना कि आप ठीक से करिए ताकि वहां पे वो सीख सके। विकल्प सी है कि विद्यार्थियों को ईवीएस के संप्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, ठीक है। देखिए यहाँ पे विकल्पों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अगर इस चीज में लापरवाही करेंगे तो फिर जो है सही उत्तर ढूंढना कठिन हो जाता है। और डी को देखिएगा कि शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे सही उत्तर मैं पहले बताता हूँ कि अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना। देखिए इसमें मैंने एम्फेसाइज भी किया था ताकि आप लोग समझें। कुल मिला के जो उद्देश्य है लर्निंग है, और लर्निंग में हमने देखा कि ये सिलेबस या अन्य विषय पर आधारित नहीं है, इसका जो थीम पे ही आधारित है, पूरा एनवायरमेंट से ही, आपस में आसपास से ही आप सीख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स ईवीएस करिकुलम इज ना, क्या है, क्या वो थीम है, ठीक है, क्या वो उप थीम है, क्या टॉपिक यानी कि विषय वस्तु है, अथवा पाठ्यक्रम अथवा सिलेबस है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये चीज तो मैंने कई बार बताया, मुझे लगता है कि मैंने 2 से 3 बार बता दी है, तो ये थीम ही होगा। और अभी कुछ देर पहले बताया था कि भाई पाठ्यचर्या में
परिवार और मित्र थीम के ही तहत आते हैं और इसको जो है 6 विषयों में विभाजित किया गया है। थीम को कौन कौन सा है आप देखेंगे तो अगर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास हम करें यहाँ पे थीम को, तो आपका आ जाता है पहला परिवार और मित्र। परिवार और मित्र अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, परिवार और मित्र। उसके बाद आपका आ जाता है भोजन। भोजन के बाद आपका आश्रय आ जाएगा, ठीक है। आश्रय के बाद आपका पानी आ जाएगा। पानी के बाद आपका यात्रा, और अंतिम में आपका आएगा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों को स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, यानी कि स्थानीय अनुभव स्कूल के अनुभव मिलते जुलते हो, संबंध उनका हो, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। सी है कि विद्यार्थियों को स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया जाए, और डी है कि प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। यानी कि प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो थीम वाला प्रश्न था इसकी के बाद का है ये ना, तो यहां पे है कि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, ठीक है। यानी कि उनको ऐसा कुछ ना मिले कि जो कनेक्ट ना करता हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये ना लगे कि भैया पढ़ा कुछ और रहा है, उस चीज को हम अपने साथ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज का गैप बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव होती है, ठीक है। ये सेम प्रश्न है, रिपीट हो गया। प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए कलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकल्प देखिए, क्या विचार विमर्श होना चाहिए, क्रियाकलापों की सूची बनाना चाहिए, सी है कि क्रियाकलापों के चरण को याद रखना चाहिए, डी है कि क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सा सेट होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईवीएस की कक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए कलापों यानी क्रियाकलापों या काम किए गए जो भी किए जाते हैं उसके पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डिस्कशन विचार विमर्श का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना विचार विमर्श के जो है शिक्षा बच्चों के दिमाग में नहीं जाती है। क्योंकि बच्चों का पढ़ाने का सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने बताया जब भी कोई भी प्रश्न करेंगे तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि बच्चों के साथ कनेक्टिविटी हो, उनका बच्चों का आपस में डिस्कशन हो, उनको प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई जाए, करके सीखें, अनुभव के द्वारा सीखें, और उसका डिस्कशन सबसे महत्वपूर्ण होता है इन सारी प्रक्रियाओं में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और एनवायरनमेंट के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किए, वास्तव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर लगाने से पहले, पेपर देने से पहले इसको एक बार कम से कम सुन जरूर लीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी रेगुलर आप अपडेट चाह रहे हैं एनवायरनमेंट से, पेडागोजी से, तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो चैनल है टीचिंग फॉर एग्जाम प्रिपरेशन को, इसको आप विजिट कर सकते हैं और लगातार देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।